नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न के एकादश भाव में, या ये कहें धनु लग्न के तुला राशि में मंगल किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपने चैनल में सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, जो भृगु सरल पद्धति का आधार है। सभी अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों में अकेले अकेले ग्रह के फल को जानने के बाद ही हम पराशरी पद्धति या जैमिनी पद्धति में पारंगत हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन वीडियो को देखना चाहता है, सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, उन प्लेलिस्ट को देखें। हम अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रहों की अलग अलग लग्न अलग अलग राशियों में जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जो वीडियो टाइमली जो अपलोड हो रही है मिलते रहेंगे साथ के साथ। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो यहाँ से गिनते हैं जब हम, तो यह आता है एकादश भाव, 11वां भाव कहा जाता है। फिलहाल यहाँ राशि है तुला राशि। तो एकादश भाव क्या देखा जाता है? एकादश भाव से हमारे लाभ देखे जाते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये सभी प्रकार की इच्छाएं हैं। आपने कोई इच्छा लगाई है कि मुझे कोई बड़ी डिज़ायर, मेरी विवाह वहाँ होना चाहिए था, मुझे कार मिलनी चाहिए। जिसका 11th हाउस मजबूत होता है सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, जो वस्तुओं को मिलने की इच्छाएं हैं, प्राप्ति की, वो पूरी करता है एकादश भाव। तो ये बड़ा मजबूत भाव कहा जा सकता है एकादश भाव। और हालांकि कई दफ़ा जब आप पढ़ेंगे बृहद पराशर होरा शास्त्र, तो दिमाग में सही जानकारी ना मिलने के कारण एक भ्रम की स्थिति भी आ जाती है कि अशुभ कैसे है ये। जैसे कहा जाता है कि ये अशुभ में गिना जाता है, जब इसको जैसे 3, 6, 10, 11 गिना जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि भाई 11 एक अशुभ भाव है, क्योंकि आप संसार में इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जब आपकी इच्छा पूर्ति होने लग जाती है तो संसार से निकलने में बाधा कारण बन जाता है आपके लाभ। लेकिन अगर हम पारलौकिक दृष्टि से ये देखते हैं तो बात सही भी है कि अगर पारलौकिक की बात करें तो हमें तो इस नाशवान शरीर को, इस नाशवान दुनिया को यहीं छोड़कर ईश्वरीय सुख की बात करनी है। तो इसलिए हमारे मन में जो इस प्रकार का जो भाव है वो 4, 8, 12वां लगा सकता है। इसलिए 4, 8, 12 को मोक्ष हाउसेस कहा जाता है। क्लियर हो गया? और उस मोक्ष में बाधा का कारण ये बन जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए अशुभ नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो ये शुभ ही शुभ कहा जाता है। इच्छा पूर्ति देखी जाती है। क्लियर हो गया? और 11th हाउस आपके घुटनों के नीचे वाले हिस्से, पैरों को बताता है। जैसे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है तो पैरों में दिक्कत आ जाती है, पैर दुबले हो जाते हैं। ठीक हो गया? अभी यहाँ फिलहाल तुला राशि है। तुला राशि का नेचर है बड़ी सधी हुई समझदार राशि है, शुक्र की राशि है। आपको पता है कालपुरुष कुंडली में 7वां भाव माना जाता है, जो बिजनेस के बारे में बताता है, नाप तौल कर बोलने वाला। तो इन व्यक्तियों के जो मित्र होते हैं, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो मित्र इनका भरपूर, इनका साथ देने वाले होते हैं। अब मंगल यहाँ बैठ जाते तो मंगल क्या है? विरोधाभास। मंगल शुक्र के प्रति विरोधाभास है। लेकिन आय प्राय 11th हाउस आय किसी की नहीं रोकता है। तो जो भी मंगल से संबंधित आय है उनको 11th हाउस एक्टिवेट कर देता है। अब देखिए मंगल वहाँ बैठकर यहाँ देख रहा है, तो यानी 5th हाउस से, यानी कोई एजुकेशन संबंधी आय है तो वो भी होंगी, आपको जरूर होंगी। कुछ आपने सर्टिफिकेशन ऐसा कोर्स किया तो उससे आपको आय होगी। क्लियर? और मंगल वहाँ से आपके संतान पक्ष को भी मजबूत कर रहे हैं, निश्चित समय पर संतान का सुख मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? और मंगल 12वें भाव का स्वामी होकर अपने से 12 बैठा है, तो ये बात बताता है कि अपने से 12 बैठा है। और धन की बात करें अगर हम, तो पैसे की बात करें तो ठीक है वो, लेकिन और इमोशनली कुछ ऐसी बात करें वो ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये बात बताता है, ये क्या बताता है? आना जाना। क्लियर? तो जब व्यक्ति के व्यय का स्वामी आय भाव में बैठा होता है तो आना जाना, व्यय का माने धन इकट्ठा होता है चला जाता है, धन इकट्ठा होता है चला जाता है, उससे एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है। क्लियर हो गया? और ये मित्रों का भाव भी है तो मित्रों से भी तनातनी रहती है। क्लियर? मित्रों से संबंधों में गर्माहट भी आ जाती कभी कभी, क्योंकि शुक्र है एकदम फीमैलिक और मंगल है मैलिक, तो वो वाणी के कारण कष्ट देता है। अब मंगल की नज़र की बात करें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 मंगल की ये नज़र बड़ी अच्छी है। 11वें भाव में बैठकर मंगल दूसरे भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है। तो जो आपके धन जो भी आ रहा है उसको तुरंत आप दूसरे भाव में मैच्योर करवाने में कामयाब हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट बनाने में। उसका ऐसा नहीं आया और उड़ गया,
हालांकि इसकी नेगेटिविटी थी यहाँ पर कि भाई आय को व्यय के रूप में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन मंगल की इस दृष्टि ने कमाल कर दिया, इसने हारी हुई बाजी पलट दी। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। तो अब हम किसको वेटेज ज्यादा देने वाले हैं, क्योंकि मंगल की ये उच्च की दृष्टि है, फिर भी हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि आपके फॉरेन लैंड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करते रहते हैं जो फायदा दिलाने वाली नहीं है, लेकिन आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप खुद कर रहे हैं वो आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी और के कहने पर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत दूर स्थानों पर, उससे हमें कभी कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जो हमने खुद के एसेट्स बनाए थे वो बहुत सुख देने वाले होते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने नाम पे जो एसेट्स कराए हैं वो बहुत सुविधा दिलाने वाले। किसी और के कहने पर आपने कहा था वहाँ ज़मीन ले लेना, दूर स्थान पर बढ़ती है ज़मीनों के रेट, कुछ नहीं बढ़ा, आपको दुखी हुआ, इससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ। कुटुंब आपका बड़ा बलशाली है, लेकिन कुटुंब में आपकी जो प्राय लोगों का रहता है कि कुटुंब में एक प्रेम सौहार्द, वो नहीं है। आपको लोग अपने कुटुंब में बड़ा ज़्यादा क्रोधी स्वभाव भी मान सकते हैं, बड़ा अनुशासित सा मान सकते हैं, ऐसा कि भाई इसके सामने थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 4, 5, 6, 7, 7वीं नज़र मंगल की अपने घर के में, तो इस घर को भी मैच्योर कर रही है। 8वीं नज़र शत्रु पक्ष पे है, तो शत्रु पक्ष पे क्रोध करते हैं, लेकिन ये क्रोध कई बार अनावश्यक जान पड़ता है। कारण क्योंकि शुक्र की राशि है ये। तो धनु लग्न वालों के लिए हमारी एक माइंड सेटअप है कि भाई इन व्यक्तियों का जो शत्रुओं के प्रति निपटने का नजरिया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, और जब मंगल की नज़र वहाँ आती है तो उस क्रोध को हम स्वीकार नहीं कर पाते, यानी उस पर्सनालिटी में वो क्रोध सूट नहीं करता। फिर भी शत्रु ये बात जानते हैं कि क्रोध तो करता है ये। क्लियर? तो ध्यान देना है, छठे भाव को पूरी तरह खुलने नहीं दे रहा है 2 नंबर, क्योंकि छठे भाव में शुभ नंबर या शुभ ग्रह छठे भाव के उस रौद्र रूप को ढांप देते हैं। क्लियर? लेकिन एक बात और देखना आप लोगों को, एक तरीका एक और आपको नज़र रखनी है, चंद्र कुंडली से भी कुंडली को डिकोड करने की कोशिश करनी है। चंद्र कुंडली क्या होती है कि हम उस चीज़ को कैसा लेते हैं, लग्न कुंडली सोसाइटी उस चीज़ को कैसा लेती है। अगर चंद्र कुंडली से कोई छठा पक्ष या तीसरा पक्ष बलि आ जाता है, लग्न कुंडली से नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, समाज बेशक से आपके मोटिवेशन लेवल को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन आप अपने मोटिवेशन का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। क्लियर? तो ये चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए लग्न कुंडली के साथ साथ। क्लियर हो गया? तो अभी हमने क्या क्या देखा, मंगल किन किन भावों के स्वामी हैं, मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या फल देंगे। तो दोस्तों यही आधार है भृगु सरल पद्धति का, और भृगु सरल पद्धति से ही हम पराशरी पद्धति, जैमिनी पद्धति या आजकल में प्रचलित केपी एस्ट्रोलॉजी आदि पद्धतियाँ सीख सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को डिटेल में सीखना चाहता है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सारी मिलेंगी आपको, वो सारी प्लेलिस्ट देखें आप, और आप कुछ ही दिनों में पारंगत हो जाएंगे भृगु सरल पद्धति में। और जब इसमें पारंगत हो जाएंगे तो आपको किसी भी सिस्टम में दिक्कतें आने वाली नहीं है। इनफैक्ट हम लोग भृगु सरल पद्धति के खत्म होते ही पराशरी पद्धति को भी, जैमिनी पद्धति को भी, लाल किताब के प्रयोगों को भी आपके सामने विस्तार से रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।